So we'll start with the Maratha Empire, which is in chapter 2 of Bipin Chandra's History of Modern India. So rise and fall of Maratha Empire जो है that in itself is a very interesting, intriguing and a mind-blowing story. तो मराठा एम्पायर जो है ये शिवाजी के फॉर्मल कोरोनेशन से शुरू हुआ। लेकिन बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि मराठा एम्पायर शिवाजी के टाइम पे ग्रो हुआ। एक्चुअली इट ग्रू अंडर द पेशवास, नॉट व्हेन शिवाजी वाज अलाइव। लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो शिवाजी के कोरोनेशन से शुरू हुई। तो तब से हम बोल सकते हैं कि फॉर्मली मराठा एम्पायर बना, क्योंकि शिवाजी पहले जो था वो शिवाजी के अंडर में कई सारी टेरिटरीज तो थी, लेकिन ही डिड नॉट हैव एनी लीगल फैमिलिटी, एंड फॉर दैट फॉर्मल कोरोनेशन सेरेमनी हैड टू बी डन। और तब से एक फॉर्मली एक मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई। तो मराठा एम्पायर एट इट्स पीक इतना बड़ा था, और इनफैक्ट ये इतना बड़ा था। सो इट वाज ऑलमोस्ट इन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, इधर बंगाल तक, नीचे भी निजाम का एरिया छोड़ दिया जाए तो इधर और मैसूर और इसके भी कई सारे पार्ट्स मराठा एम्पायर के कंट्रोल में थे। तो एट इट्स पीक ये इसका मैप था। लेकिन दिस वाज नॉट अंडर शिवाजी, ओके, दिस वाज अंडर द पेशवास। तो अब मराठा एम्पायर का जो मेन पार्ट है ये हम अपने ब्लॉग से करेंगे, जिसकी लिंक तुमको मिल जाएगी, विच इज द राइज एंड फॉल ऑफ मराठा एम्पायर। ओके, सो दिस इज अवर ब्लॉग, द मराठा एम्पायर। इट्स टाइटल इज द राइज एंड फॉल ऑफ मराठा एम्पायर। तो अगर इसकी ओरिजिन्स की हम बात करें तो मराठा एम्पायर जो है इट बिगैन विद द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी फ्रॉम द भोसले डायनेस्टी in 1674 and ended with Peshwa Bajirao II after the third Anglo-Maratha war in 1818। तो शिवाजी जो है वो his father was a noble in the Bijapur kingdom and under the Adil Shahi dynasty। तो आदिल शाही के अंडर में he was there, and then when he grew up he uh, basically revolted and captured some of the Adil Shahi parts। ओके, तो अब इसके बैकग्राउंड और एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो शिवाजी born in 1674, sorry, this was his time of reign। शिवाजी was born in 1630, 19 फरवरी 1630। तो शिवाजी जयंती भी मनाई जाती है। ओके, तो his father was शाहजी भोसले and he was a noble in the Bijapur kingdom under the Adil Shahi rulers। तो अब when Shivaji grew up, so at a young age of 14 years, he was quite rebellious in nature, charismatic and a very dynamic personality। और शिवाजी का जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी है दैट इज पार एक्सलेंस। बहुत कम लोगों को की ने उस फीट को हासिल किया है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और शिवाजी को जानता राजा बोलते थे मराठी में। और ही वॉज अ वेरी पर्सन विथ सेक्युलर माइंडसेट, egalitarian ideology and an extremely charismatic, brilliant leader। So, at the young age of 16 years, he captured the Torna fort, okay, which was controlled by the Bijapur Sultanate। और फिर उसके बाद से शिवाजी ने एक बार ये तोरना की जीत हासिल करने के बाद से कभी मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद से मुगल्स के साथ शिवाजी के जो रिलेशंस रहे दे वर ऑल ऑफ अलायंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। तो अब औरंगजेब के टाइम पे, एट दैट टाइम औरंगजेब वाज द एम्परर, मुगल एम्परर। और औरंगजेब के टाइम से ही डिड नॉट वांट टू ग्रांट द मराठास एनी राइट्स ऑफ सरदेश मुखी एंड चौथ, यानी उनको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं देना चाहता था ये। और इसके लिए उसने हमेशा एक डोमिनेंस और सबऑर्डिनेशन वाली पॉलिसी अपनाई थी। तो ही वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फ्यूडेटरीज ऑफ मुगल्स, जिसको इनफैक्ट मुगल दरबार में जाके सलाम ठोकना है और
बाकी इनके साथ खड़े रहना। तो ये इस टाइप का ये शिवाजी के साथ भी ये था। और इनफैक्ट औरंगजेब तो शिवाजी को कंधार भेजने के प्लान में था, यानी कंधार अफगानिस्तान एरिया में, वहां पर कुछ रिबेलियंस हो रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बिकॉज शिवाजी वॉज फॉर्मली अंडर मुगल सुजरेनिटी ओनली ना, यानी वो कोई इंडिपेंडेंट किंगडम तो था नहीं। मुगल एम्पायर पूरा बड़ा था, हमने देखा है कितना बड़ा था मुगल एम्पायर। तो इसमें एक ये था कि अब जैसे एक इनविटेशन था जिसमें रॉयल दरबार में औरंगजेब बैठा था, और शिवाजी को भी बुलाया, बाकी भी नोबल्स को बुलाया था, तो शिवाजी को बाकी नोबल्स के साथ खड़ा रखा वहां पर। अब ऐसे तो कैसा है कि शिवाजी की अपने आप में हिस्ट्री करना एक बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा, हम यहाँ सब ब्रीफली कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मराठा। शिवाजी पे तो मोटी मोटी किताबें लिखी गई है, हम उसके सारे हीरोइक, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सारी पॉलिसीज और सब कुछ अभी नहीं कर सकते, हम उसको ब्रीफली कर रहे हैं। तो शिवाजी को जब उसमें बुलाया गया अपने दरबार में, तो उसको बाकी नोबल्स के साथ ही खड़ा रखा, और उसमें से कई सारों को तो शिवाजी ने अपने हराया भी था। तो दिस इन्फ्यूरिएटेड शिवाजी, एंड शिवाजी स्टेज द वॉकआउट, मतलब बड़बड़ करते हुए और अपना गुस्सा दर्ज करते हुए, जबकि ये मुगल एम्परर के सामने ऐसा करना एक बहुत बड़ी बात ये होगी, यानी तौहीन थी मुगल बादशाह की, और वो भी औरंगजेब के दरबार में ऊंची आवाज में बात करना। तो सारे लोग भी हैरान थे, लेकिन शिवाजी ने अपना वो प्रोटेस्ट वहां पे दर्ज किया, और ही स्टेज वॉकआउट। और वॉकआउट जब किया तो ही वॉज अरेस्टेड along with his 9 year old son संभाजी। तो जब शिवाजी को अरेस्ट किया, तो पहले उसको हाउस अरेस्ट में रखा, एंड देन ही वाज फॉर्मली इन प्रिजन along with his 9 year old son। और फिर सभी को पता है वो एक, उसने कैसे अपना मिराकुलस एस्केप उसमें से प्लान किया था अपने बर्थडे पे, वो मिठाई के टोकरे में बैठ के वो दोनों वहां से निकल गए। और फिर एक बार जब वो एस्केप हो गए दोनों, फिर शिवाजी ने अपने हीरोइक वो फिर से चालू किए, और फिर से सारे मतलब और एरियाज वगैरह कैप्चर करने शुरू कर दिए। तो अब वो बात आती है कि इस इन द मीन टाइम शिवाजी ने क्या क्या किया, वो सब अब इस लेक्चर में करना इम्पॉसिबल है। तो अब बाय 1660 या 1660s जब आ गए थे, शिवाजी वॉज ऑलरेडी इन हिज 30s। तो तब तक शिवाजी के पास एक सब्सटैंशियल एरिया उसके कंट्रोल में आ चुका था। ओके, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और जिसपे उसका एक ऑलमोस्ट मालिकाना हक जैसा ही था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसके ही वॉज वर्चुअली अ रूलर, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके रूल को कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी। तो लीगल सैंक्टिटी यानी कैसा, तुम एक फॉर्मली कहीं के किंग बन रहे हो, उसके लिए कोरोनेशन सेरेमनी होती है, ओके, और फिर तुम किंग की तरह इंस्टॉल होते हो। तो वो नहीं था, ही वॉज कंट्रोलिंग। देखो, वो नहीं भी रहा किंग तब भी कंट्रोल में तो उसके वही रहने वाला था, लेकिन उसको कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं थी। तो फॉर दैट ही एक्चुअली वांटेड दैट फॉर्मल कोरोनेशन एज अ किंग। तो अब डेक्कन एरिया के जितने भी ब्राह्मण थे, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो वो कोरोनेशन सेरेमनी जो होती है, दैट इज टू बी परफॉर्म थ्रू सम यज्ञस एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास वगैरह। तो दक्कन एरिया के सारे, दक्कन के सारे ब्राह्मणों ने उसकी कोरोनेशन करने से मना कर दिया। तो ये जो मना किया, तो उनका ये कहना था कि शिवाजी का तो ये हो ही नहीं सकता कोरोनेशन, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो क्षत्रिय है वही राजा बन सकता है। तो शिवाजी को राजा कैसे बनाएंगे, वो क्षत्रिय नहीं है, वो तो शूद्र है। ओके, शूद्र मतलब जो पेजेंट कास्ट के और ये रहते हैं, वो शूद्रों में आते हैं वर्ण वर्ण व्यवस्था के हिसाब। तो अब इन्होंने मना कर दिया, तो फिर फाइनली बनारस से एक पंडित को बुलाया गया गागा भट्ट नाम से, और उसके थ्रू वो कोरोनेशन सेरेमनी करवाई गई, एंड शिवाजी वाज फॉर्मली कोरोनेटेड एज द किंग, एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति। तो छत्रपति का मीनिंग होता है सॉवरेन और हेड ऑफ द अम्ब्रेला। छत्र मत वो छाता, छाता होगा ना जैसे अम्ब्रेला, ही इज द हेड ऑफ द अम्ब्रेला दैट कंप्राइज ऑल द लैंड्स ही रूल्ड। ही वाज आल्सो एंटाइटल्ड शककर्ता, यानी फाउंडर ऑफ एन ईरा। जैसे ईरा होता है ना अपने, शक ईरा, ओके, तो वो उसके नाम से एक ईरा भी शुरू हुआ, लेकिन उस ईरा को कोई फॉलो नहीं करता। कुशल ने भी एक ईरा शुरू किया था, शक संवाद, अपना जो फॉर्मल इंडियन ये है, वो एक शक इससे चलता है ईरा। वो नॉर्मल जो
ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे पीछे चलता है। ओके, तो इसी के साथ शिवाजी की कोरोनेशन हुई 1674 में, एंड फाइनली 6 years आफ्टर दैट ही डाइड। 1680 में शिवाजी डाइड। तो अब जब शिवाजी की डेथ हुई तो हुआ क्या कि अ, इसके बाद मतलब कौन राज करेगा इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा शुरू हुआ। तो उसके बारे में हम अभी वी विल टॉक इट अबाउट दैट इन अ बिट, बट वी विल टॉक अबाउट संभाजी नाउ, हु वाज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिज सक्सेसर। एक्चुअली वो तुरंत वो सक्सेसर नहीं था, ही हैड टू सीज दैट पावर फ्रॉम हिज अनदर ब्रदर, हाफ ब्रदर। और ये तो संभाजी के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। अब संभाजी की जो हिस्ट्री है वो मतलब अगर पूरे मराठाओं में सबसे चेकर्ड हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, चेकर्ड का मतलब ये है कि मतलब सबसे उथल पुथल भरी और कोई ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जिसकी नहीं रही शुरू से। तो अब जैसे शुरुआत में भी जब वो काफी छोटा था, 9 साल की उम्र में, वो एक होस्टेज की तरह रखा गया था राजा जय सिंह ऑफ एम्बर के, सो दैट मराठा शुड ऑनर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक हुई थी। और उसको एक मतलब कोलैटरल जैसे रखते हैं ना, जैसे हम बैंक पे लोन चाहिए तो एक कोलैटरल रखते हैं, तो वो उसने वो कोलैटरल की तरह उसको वहां पे कैप्टिव, कैप्टिव नहीं बोलेंगे, वो केप्ट एज अ गेस्ट ओनली, लेकिन अपने माँ बाप के साथ तो नहीं था ना, 9 साल का बच्चा है। अब वही कम नहीं था तो ही वॉज अरेस्टेड along with his father शिवाजी। मुगल एम्परर के सामने जब वो शिवाजी ने अपना वॉकआउट स्टेज किया तो तब ही वॉज अरेस्टेड। तो उसके बाद अगेन ही वॉज देन ऑफ कोर्स वो हम शिवाजी केस में हम बात कर ही चुके हैं कि उन्होंने अपना एस्केप प्लान किया, और उसके बाद ही ग्रू। फिर उसने उसने वही सारे जो एक शिवाजी का बेटा होने के नाते जो सारे टैक्टिक्स होते हैं और ये सारी चीजें सीखी, और एक ऑलमोस्ट ही वॉज ऑलमोस्ट अ सक्सेसर, ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे वो बेजवाबदार बनता गया जैसे बड़ा हुआ। अब शिवाजी ने तो अपना करियर कार्व आउट किया था ना, यानी उसने स्ट्रगल करके किया, उसका बेटा तो रॉयल इसमें पैदा हुआ है, तो वो क्यों, उसके लाइफ में थोड़ी ना वैसा स्ट्रगल है। वो तो ऑलरेडी किंग का बेटा, किंग का है ना, किंग, उसका कोरोनेशन नहीं हुआ था तब शिवाजी का, जब ये बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट किंग के बेटे जैसा था ना। तो ये फिर धीरे धीरे बिगड़ता गया, और संभाजी जो है, और देन ही वाज लिविंग अ लाइफ ऑफ प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर्स, ओके, हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग और ये सब। तो ये सारी चीजें देखते हुए शिवाजी ने उसको पन्हाला फोर्ट में हाउस अरेस्ट जैसा रखा। यानी वीडियो में नहीं, हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि तुम कंफर्ट में रहोगे लेकिन तुम्हारी सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो उसको अपने फोर्ट में रख दिया। लेकिन वहां से संभाजी भाग गया, भाग गया और मुगल्स को ज्वाइन हो गया। इमेजिन करो यार, को अरेस्ट किया है, उनको जाके ज्वाइन हो गया। तो फिर भी वो वापिस आया, और देन ही वाज अगेन सेंट बैक टू दैट पन्हाला फोर्ट। लेकिन शिवाजी के डेथ के बाद क्या हुआ कि शिवाजी की जो दूसरी वाइफ थी, सोयराबाई, सोयराबाई, और संभाजी के साथ संभाजी के ऐसी हरकतें और ये देखते हुए सोयराबाई ने एक्चुअली वो लीगेसी क्लेम की। तो उसने उसका जो बेटा था राजा राम, उसको उन्होंने किंग, शिवाजी के डेथ होते ही उसको 16 अप्रैल 1680 में ही वॉज कोरोनेटेड एज द किंग। ठीक है, विद द इन्फ्लुएंस, विद द सपोर्ट ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल कोर्टियर्स एंड हर ओन किंग्समैन, वो शिर्के फैमिली की थी, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने राजा राम को वहां का किंग बना दिया। तो अब जैसे ही ये इसको पता लगा संभाजी को कि यहाँ पे मेरी जगह उसको किंग बना दिया, तो ये फिर पन्हाला फोर्ट से भाग गया। इसने अपनी आर्मी के साथ उस फोर्ट पे भी, खुद के ही फोर्ट जिसमें अरेस्टेड था उसको भी, उस पे भी कब्जा कर लिया, और रायगढ़ फोर्ट पे भी कब्जा कर लिया। तो फिर राजा राम को भी अरेस्ट किया, उसकी वाइफ और उसकी माँ, इन सबको जेल में डाल दी, यानी जो किंग बना था उसी को जेल में डाल दी। ठीक है, एंड देन 20 जुलाई को, यानी उसके 2-3 महीने बाद, संभाजी कोरोनेटेड हिमसेल्फ एज द किंग। तो अब एक और उस पे जानलेवा हमला हुआ था संभाजी पे। तो उसने एक मुगल प्रिंस अकबर था, उसके औरंगजेब का बेटा,
तो उसके साथ मिलके ये शिर्के फैमिली ने और उसके एक जानलेवा हमला किया था, तो तब ये सबको पकड़ लिया और उस सोहराब वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। लेकिन इन द मीन टाइम जब एक बार संभाजी किंग बन गया, तो अब उसमें शायद थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और फिर उसने अपने कुछ बैटल्स किए, जैसे सिद्दीज ऑफ जंजीरा को उसने हराया। जंजीरा फोर्ट भी है एक उधर अलीबाग के पास। देन मैसूर के साथ उसने फाइट्स की, मैसूर किंगडम के साथ। एंड देन पोर्चुगीज के साथ इन गोवा, एंड मुगल्स के साथ भी उसने कई फाइट्स की। और संभाजी के साथ एक खासियत ये रही है उसकी, यानी इट इज क्रॉनिकल्ड इन हिस्ट्री कि ही नेवर लॉस्ट अ बैटल। और मेरे ख्याल से ऐसा एक ही किंग था जिसने आज तक कोई बैटल नहीं हारा। ऐसे ही एक पुराना काफी समुद्रगुप्त के साथ शायद ऐसा ही था, गुप्ता एम्पायर के टाइम। तो सब देन तो अब क्या हुआ कि संभाजी के टाइम पे मराठास, अब ये हो क्या रहा था कि मराठा पावर जब यहाँ पे डेक्कन एरिया में बढ़ रही थी, तो औरंगजेब तो स्टेशन था आगरा में। अब औरंगजेब को क्या लग रहा था कि कहीं मराठास राजपूत के साथ मिलके मुगलों के लिए खतरा ना बन जाए। तो तब औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो डेक्कन में आए। और फिर उसने जो आगरा एक बार छोड़ा, तो उसके बाद मरते दम तक वो इधर ही रहा। और ये भी एक रीजन है जो हमने अपने पिछले पार्ट में किया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के, इसमें कि दिस वाज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्योंकि जब किंग एम्परर कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो उसके साथ ही पूरी कैपिटल भी शिफ्ट हो जाती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट हो जाता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जो एरियाज थे, यानी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वगैरह पे जो एरियाज है, उनका निग्लेक्ट होना शुरू हुआ। और उस एरिया में ऐसे ही होता है ना, पेरिफेरल एरिया में फिर बगावतें होनी शुरू हो जाती है, रिबेलियन होने शुरू होते हैं। तो औरंगजेब जब तक जिंदा था तब तक तो वो रहा, लेकिन उसके डेथ के बाद तुरंत वहां पर लोगों ने अपनी अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर करनी शुरू कर दी पेरिफेरल एरियाज में। तो खैर, औरंगजेब ऑलमोस्ट एक 4 लाख ट्रूप्स के साथ उसने साउथ में मार्च किया। और वो उसके बाद से मरते दम तक डेक्कन एरिया में ही रहा। ओके। तो अब इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब के और संभाजी के संबंध बिगड़ते गए, क्योंकि ये मराठास एक, ये होता है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली कम्युनिटी है। और उसमें एक आत्मसम्मान, और इसकी तो ये झुकने वाले नहीं थे मुगल्स के सामने। और इसके लिए इनफैक्ट संभाजी ने एक और कॉन्स्पिरेसी भी प्लॉट की थी, यानी अब ये जो अकबर उसका बेटा था, जो शिर्के फैमिली के साथ संभाजी को ही मारने की कॉन्स्पिरेसी में था, तो संभाजी ने अकबर के साथ एक अलायंस बनाया औरंगजेब को मरवाने का, तो डी थ्रोन औरंगजेब। और फिर अकबर को उसने समझाया होगा तेरे को हम बनाएंगे मुगल एम्पायर एम्परर। लेकिन अब औरंगजेब जैसे आदमी को ये करना पॉसिबल है क्या? वो इतना श्रूड पॉलिटिशियन और इतना एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उसने ये पूरी इनकी ये पकड़ ली। एंड देन ही वाज हंटिंग फॉर द ब्लड ऑफ हिज ओन सन। कहाँ मिलता है देखो, वो तो अपने भाइयों को मरवा सकता है, अपने बच्चों को क्यों नहीं मार। तो इनफैक्ट संभाजी ने ही उस अकबर को हेल्प करके वो ईरान पर्शियन एम्पायर में भिजवा दिया कि भाई तू वहां जा और रह, यहाँ तो तेरा बाप तेरे को मार डालेगा। ओके। बट इन द मीन टाइम एक बैटल ऑफ वाई हुआ 1687 में, जिसमें मराठा फोर्सेस लेड बाय संभाजी वर डिफीटेड। और इसमें कई सारे जो शिर्के फैमिली थी, वो जो जिनको ताराबाई वाली, तो उन लोगों ने इसको मुगल्स के साथ मिलके और इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके फाइनली इनको हराया। और एंड संभाजी वाज कैप्चर्ड। एंड अगेन ही वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज टॉर्चर्ड by many historians say that he was tortured to death. He was also asked to embrace Islam और गुलामी और ये सब, जिसके लिए ऑब्वियसली उसने मना किया। तो उसके साथ ही उसके बेटे को और उसकी वाइफ को भी कैप्चर किया। उसका बेटा जो था शाहू, शाहू, he was also captured and they were kept in captivity with the Mughals. तो संभाजी was finally tortured to death। और इधर उसका बेटा शाहू और उसकी माँ, ये औरंगजेब के कब्जे में थे। लेकिन सरप्राइजिंगली औरंगजेब ने शाहू का और उसकी माँ का पूरा ध्यान रखा। यानी उनको उनको उन्होंने सारे फैसिलिटीज, उनके सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस
से लेके सारे कंफर्ट्स सब रखे, सब पूरे प्रॉपर दिए, पूरा अच्छे से ध्यान रखा। और इधर जब अब संभाजी इज इज डेड एंड हिज फैमिली इज अंडर मुगल कैप्टिविटी, तो फिर इधर सत्ता किसके हाथ में आई? तो यहाँ पर फिर ताराबाई, तो राजा राम ने अपने अपने हाथ में फिर से कमान संभाली। राजा राम एंड ताराबाई, उसकी जो वाइफ थी, तो उन्होंने अपने अपनी कमाल संभाली। और फिर उसका संभाजी का जो हाफ ब्रदर था, ही बिकेम द किंग ऑफ द मराठास एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू सातारा। रायगढ़ से कैपिटल शिफ्ट हुई सातारा। और फिर सातारा से अब ये अम, यहाँ पर जैसे दो फैमिलीज हो गई थी, कोल्हापुर सातारा फैमिली, कोल्हापुर फैमिली। और फाइनली द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पूना अंडर द पेशवास। तो इनकी भी कैपिटल्स, मराठास की भी कैपिटल्स शिफ्ट होती रही है। तो राजा राम जो था, he became the king, he shifted his capital to Satara, and in 1700 again then Satara came under a siege, यानी उसपे एक ये हुआ और जिसमें राजा राम की डेथ हो गई। तो राजा राम की डेथ होते ही ताराबाई ने अपनी कमान संभाली ना। इतिहास में ताराबाई का भी नाम एक काफी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक मर्द की तरह संभाला। और उसने अपने बेटे को, जिसका नाम उसने शिवाजी वन ही रखा था, शिवाजी ही रखा था, जिसको शिवाजी वन के नाम से जाना जाता है, वो माइनर सन था, उसको किंग डिक्लेयर किया, लेकिन एक्चुअली शी वाज द वर्चुअल रूलर। और उसने फिर मुगल्स के साथ लड़ाइयां लड़ी, और टू द एक्सटेंट कि उसने बैटल्स जीतते जीतते नर्मदा तक को क्रॉस कर लिया। तो उसके अंडर में भी मराठा रूल एक्सपैंड हुआ, एक तरह से देखा जाए तो। बट फाइनली इधर फिर दूसरी डेवलपमेंट हुई, ताराबाई की इधर पावर बढ़ती जा रही थी। तो मुगल्स को, मुगल एम्पायर को खतरा था। बट इन द मीन टाइम 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। तो औरंगजेब की जैसी डेथ हुई, तो बहादुर शाह जो उसका बेटा था, जब उसने कमान संभाली, तो उसने इसी मराठा पावर को कम करने के लिए उसने डिप्लोमेटिकली चीज को हैंडल किया। उसने क्या किया, शाहू को रिलीज कर दिया, ताकि वो जाके वहां पे पावर स्ट्रगल करे। मतलब मराठास की पावर कैसे कम हो गई, मुगल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये खुद जब जाएगा इन्हीं का आदमी, तो वहां पर पावर स्ट्रगल होगा और उसका बेनिफिट मुगल्स को मिलेगा। तो शाहू वॉज रिलीज, बट हिज मदर वॉज अगेन केप्ट अंडर कैप्टिविटी ओनली एज अ कोलैटरल। वहां पे अगर जाके तूने मुगल्स के अगेंस्ट किया तो तेरी माँ हमारे पास है, भूलना मत। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स वो कैप्टिविटी का मतलब ये नहीं वो बेड़ियों में ही बांध के रखा था, अच्छे कंफर्ट्स में रखा हुआ था। शाहू को भी अच्छे कंफर्ट्स में ही रखा। तो शाहू और उसकी माँ को अच्छे कंफर्ट्स में रखा था, तो बहादुर शाह ने उसको रिलीज किया। देन इन 1707 टू 1749 का जो ईरा है, इसमें फिर एक शाहू और ताराबाई के बीच में एक राइवलरी का दौर मुगल एम्पायर के टाइम पे शुरू हुआ। ओके, तो जैसे ही शाहू को रिलीज किया, तो अब देखा जाए तो लीगल क्लेम तो शाहू का बनता है ना, किंग बनने का। इधर राजा राम भी मर चुका है, उसका माइनर सन रूल कर रहा है, इफेक्टिवली ताराबाई रूल कर रही है। लेकिन लीगल क्लेम किसका है? संभाजी का बेटा कौन? शाहू। तो शाहू ने अपना क्लेम वहां पे ठोकना शुरू किया। तो अब इसमें जो मराठा सरदार थे, बाकी के ढेर सारे मराठा सरदार रहते, तो वो फिर अब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आए, इसलिए तो मुगल्स ने उसको रिलीज किया ना, कि हम इसके साथ रहे या इसके साथ रहे, किसके साथ? तो कुछ इसके साथ, कुछ उसके साथ। अब इस राइवलरी के चक्कर में थोड़ी वीकनेस शुरू हुई, आनी शुरू हुई मराठा एम्पायर। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि शाहू को एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर मिला बाय द नेम ऑफ बालाजी विश्वनाथ, हु बेसिकली स्टार्टेड द पेशवा ईरा। तो अब बालाजी विश्वनाथ जो है, वो एक पेटी रेवेन्यू ऑफिसर की तरह उसने मराठा उसमें ज्वाइन किया था। ही वॉज अ ब्राह्मण, और बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज एंड करिश्मा ही रोज इन द रैंक्स। और फाइनली ही बिकेम द पेशवा। पेशवा मतलब चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल रहेगा आफ्टर द किंग। तो बालाजी विश्वनाथ ने कई सारी चीजें कंट्रोल की, और फाइनली सारी जो सत्ता है वो शाहू के कंट्रोल में आ गई। तो इस यहाँ पर फिर ताराबाई का भी रोल खत्म हो गया, एंड विद दिस अ न्यू ईरा ऑफ पेशवा स्टार्टेड।
तो अब इसमें जो बालाजी विश्वनाथ और उसके बाद भी उसके बेटे, इनफैक्ट फिर ऐसा हुआ कि ये जो पेशवास का ऑफिस है ये अपने आप में हेरिडिटरी ऑफिस बन गया। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ के बाद आया बालाजी बाजीराव, सॉरी बाजीराव वन आया, और उसके बाद आया बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे 1749 में शाहू की डेथ हुई। तो शाहू की जब डेथ हुई तो उसने अपने विल में, जो वसीयत होती है उसमें उसने ये लिखा कि हेंसफोर्थ यानी उसके बेटे या उसके वंशज तो रहेंगे, लेकिन ऑफिशियली सारी पावर जो रहेंगी वो पेशवाज के हाथ में रहेगी। उसने अपने विल में ऐसा लिखा। तो उसके बाद से जितने भी किंग थे वो एक नॉमिनल किंग की तरह वो थे। वैसे तो उनकी वो डायनेस्टी अभी भी चली आ रही है, वो है ना भोसले। वो एमपी भी तो है, पहले एनसीपी में था, अभी बीजेपी में ज्वाइन किया उसने। उदयन उदयन राजे भोसले। तो वो उनके वंशज तो अभी भी है, लेकिन शाहू के बाद से ऑफिशियली किसी मराठा के यानी किसी वंशज के हाथ में पावर नहीं थी। पावर ऑलवेज रिमेन्ड विद द पेशवास। और बालाजी विश्वनाथ ने, और आगे चलते चलते मतलब ये ऑफिस भी इनका हेरिडिटरी बन गया, लेकिन फॉर्चुनेटली बालाजी विश्वनाथ के जो सक्सेसर्स थे वो भी उतने एबल और कैरिस्मेटिक और डायनामिक थे, और जिनकी वजह से ही मराठा एम्पायर बियॉन्ड प्रोपोर्शन ग्रो होना शुरू हुआ, टू द एक्सटेंट दैट इट रीच्ड द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, और इन द ईस्ट टिल बंगाल, साउथ में कर्नाटक के प्रेजेंट डे कर्नाटक के एंड तक, और इधर गुजरात मालवा राजपूताना ये सब सब अंडर मराठा कंट्रोल आ गया। तो विद दिस द ऑफिशियल lineage of Shivaji ends and a new era in Maratha history starts, that is the history of Peshwas. Okay, so